मैं हूं आरजे पल्लव और मैं आपको सुना रहा हूं दिलीप केसानी की लिखी कहानी ट्रेन हाईजैकिंग। जाने अनजाने में वो खिताब इत्तेफाक से उसके साथी के हाथ लगने ही वाली थी, तभी अचानक दानिश ने उस किताब में कोई सफेद कागज देखा और उसने वो किताब अपने साथी से छीन ली और इधर उधर के बहाने से उसे बाहर भेज दिया। दानिश ने वो किताब खोल के देखी। उसमें पड़े खत को पढ़कर दानिश के जैसे पंख लग गए। उसने तो वो खत पढ़कर अपने बैग में छुपा लिया। शाम को जब दिलबरा आई तो दानिश अपने कमरे से थोड़ा सा दूर बने एक खेत में सभी लोगों के साथ बैठा था। पहले तो दानिश ने जानबूझकर दिलबरा को छेड़ने के लिए उसे इग्नोर किया और गुस्से से देखा। दिलबरा कुछ उदास सी हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में दानिश ने एक हल्की सी मीठी सी मुस्कान दी, जिसको देखकर दिलबरा के दिल को राहत मिली। कुछ देर बाद दानिश अपने कमरे में आ गया। दिलबरा भी छुपते छुपाते दानिश के पीछे उसके कमरे में गई। कमरे में घुसते ही दिलबरा ने दानिश को जोर से गले लगाया और बोली, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी दानिश, आई लव यू। कुछ ही दिनों में ना जाने क्यों तुम मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए हो। बहुत प्यार करने लगी हूं मैं तुम्हें। फिर क्या था, मोहब्बत भरे लम्हे यूं ही बारिश बन के दानिश की जिंदगी में बरसते रहे। सुबह दिलकश तो शाम और भी हसीन होती थी। तन्हाई में मुलाकातें और वो जीने मरने की कस्में, वो बातें, सब कुछ बेहद खूबसूरत थे। ऐसे दिलकश लम्हों में दानिश खुद की असलियत तक को भूल बैठा था कि आखिर वो किस काम से यहाँ आया है, उसका मकसद क्या है। और नहीं ये दिलबरा जानती थी कि उसका चाचा और दानिश सभी साथी आखिर किस काम को अंजाम देने की सोच में है। ना कोई दुनिया की परवाह, न रस्मों का डर, बेखौफ बेडर सी मोहब्बत पलती रही इन दोनों की निगाहों के दरमियान। अभी तक दिलबरा के घर वाले उन दोनों के प्यार के बारे में अनजान थे, मगर दानिश के बाकी सभी साथी इस राज को जान गए थे। वो दानिश को हर वक्त समझाने की कोशिश भी करते, ये सब गलत है। समझ तो दानिश को भी आ रही थी, लेकिन दानिश अपने दिल से मजबूर था। उसे अपने दिल पर रोक लगाना उसके बस से बाहर था। वो कहाँ मानने वाला था। लेकिन फिर भी एक दिन दानिश को यह एहसास हो गया कि ना तो उसे उसको भविष्य का पता है, ना ही यह तक पता है कि वो कब तक कितना जी पाएगा। दानिश ने फिर आहिस्ता से दिलबरा से दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसने बात करना कम कर दिया और बेरुखी से बात करने लगा, जिसको दिलबरा बर्दाश्त नहीं कर पाई। दानिश को एक दिन अकेला पाकर उसने दानिश को गले से पकड़कर भरी हुई आंखों से सवाल पूछा, क्यों भर गया ना दिल मुझसे? मुझे पता था तुम सभी परदेसी एक जैसे होते हो, लेकिन फिर भी क्या करूं, ये दिल तुम पे ही आ गया है। इतना बोलकर वो खामोश हो गई। उससे दूर हुई, फिर अचानक से एक जोरदार थप्पड़ दिलबरा ने दानिश के मुंह पर मारा। मुझे तुम्हारे अचानक बदल जाने की वजह बताओ। दानिश खामोश खड़ा रहा। दानिश ने मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ देखने लगा। कुछ कहने के लिए उसके पास था ही नहीं। दिल ही दिल में वो भी दिलबरा से बहुत प्यार करता था। दानिश के मुंह फेर देने और खामोश रहने पर दिलबरा ने गुस्से से बोला, मैं अब आखिरी बार पूछ रही हूं, मुझे वजह बताओ अपनी इस बेरुखी की, वरना मैं अपने घर पे सबको बोल दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। दिलबरा की बातों का कोई जवाब तो उसके पास था नहीं, लेकिन फिर भी अचानक उसने कुछ सोच कर कहा, मैं तो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार भी करती हो। दिलबरा ने कमरे में पड़े चाकू को अपने हाथ पर रखा और बोली, ठीक है, मैंने बोला था ना उस दिन कि मैं तुमको अपनी जान से ज्यादा सच्चा प्यार करती हूं। अगर तुम ही नहीं हो जिंदगी में तो फिर जी कर क्या करूंगी। खुदा हाफिज दानिश,
लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। दानिश ने मुड़कर देखा। दिलबरा ने चाकू को अपने हाथ की नस पर रखा था। वो अपने हाथ की नस काटने ही वाली थी कि दानिश ने दौड़कर उसके हाथों से चाकू को दूर फेंका और उसको जोर से गले लगाया और दोनों की आंखें छलक आई। दानिश दिलबरा से बोला, प्यार मैं भी तुमसे बहुत करता हूं, लेकिन दिलबरा, मेरे भविष्य का कुछ भी पता नहीं है। ना मैं कमाता हूं, मैं तुमको कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। दिलबरा ने रोती आंखों के साथ मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बस इतनी सी बात। तुम मत कमाना, घर मैं चला लूंगी। आखिर कश्मीर की मुंडी हूं, हमको संस्कार लड़कों जैसे दिए जाते हैं। फिर दानिश बोला, लेकिन तुम्हारे घर वाले, वो हमारे प्यार को नहीं मानेंगे ना। दानिश कुछ और बोल पाता कि दिलबरा उसके पास जाकर उसकी बाहों में समा गई। दिलबरा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अब से कुछ भी हो जाए तुम ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। हमको कोई भी कहीं भी कभी भी जुदा नहीं कर पाएगा, मौत भी नहीं दानिश मियां। बस फिर यूं ही गुजर गए चंद और महीने। एक दिन हाशिम ने दानिश को और उसके साथियों को आकर कहा, अखनूर चौकी के अफसर को हटवाकर उसकी जगह अपना एक बंदा बिठा दिया है। अब आप सब आगे का काम कर सकते हैं। अब तुम लोग जल्द से जल्द पाकिस्तान से अपने 50 बंदे बुलवा कर यहाँ चौकी पर भारत के फौजियों की जगह तैनात करवा दो, ताकि अपना आगे का काम आसान हो सके। फिर उसी वक्त दानिश और हामिद ने पाकिस्तान उमर नियाजी को उसी पीसीओ से फोन करके ये खुशखबरी सुनाई। खुश होकर दानिश और उसके सभी साथियों को शाबाशी दी और कहा, फौज में गैर कानूनी तौर पर शामिल करवाने के लिए 50 से 60 बंदे जल्द ही करगिल के रास्ते भिजवा दिए जाएंगे। फिर अगले दिन हामिद, हाशिम और दोस्त मोहम्मद करगिल गए। 3 दिनों बाद लगभग 50 बंदे लेकर आए और हाशिम ने एक एक करके सबको असली फौज के जवानों की जगह लगवा दिया। असली फौजी जवानों को कैद करके जम्मू के नजदीक एक बड़ा ठिकाना बनवा कर वहां रख दिया गया। असली फौजियों को रोज नशे के इंजेक्शन दिए जाते थे ताकि वो उन सब के खिलाफ कुछ कर न सके। अब तो रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो चुका था और अब दानिश और उसके साथी अपनी योजनाओं को आखिरी शक्ल देने के लिए बिल्कुल तैयार थे।